हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ की शेयर प्राइस में हमें लास्ट के कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसने जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो कि 688 689 रुपीज़ के आसपास आता है उसको इसने ब्रेक किया और अभी इसकी क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। तो बेसिकली इसमें डाउन ट्रेंड जो आ रहा है या फिर जो डाउनफॉल हो रहा है उसका रीज़न क्या है उसको समझेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो इनिशियल वाला जो आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला है वो डाउनफॉल बेसिकली जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जो करेक्शन आया था उसके वजह से, उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, क्या रिजल्ट का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी चेक करेंगे और बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा। फिलहाल अगर आज के दिन का अगर आप कैंडल देखें तो एक तरीके से नीचे के लेवल से यहाँ पे हमें प्राइस रिजेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी बढ़ गई है। इसके वजह से इसने जो आज अपने लो लेवल्स अचीव किए थे जो कि ऑलमोस्ट 655 रुपीज़ के थे, तो वहाँ से बढ़ के 670 पे अगेन आ गया है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे और ये कंसोलिडेशन इस लाइन के आसपास ही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहे, लेकिन उसके चांसेस अभी काफ़ी कम लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट की वजह से यहाँ पे हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके रिजल्ट्स खराब थे। अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें जो कि सितंबर 2020 है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रॉफिट जो है रिवेन्यू अगर देखते हैं आप तो 353 करोड़ है। लास्ट ईयर के साथ अगर करेंगे सितंबर 2020 के साथ तो वो 349, यानी लगभग रिवेन्यूज़ वगैरह सेम है। बट यहाँ पे ओपीएम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो लास्ट ईयर में 38 करोड़ का जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था उससे बढ़ के इस क्वार्टर में 46 हुआ है, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें यहाँ पे जंप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा एज सच प्रॉफिट कम होने की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ फॉल हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में यहाँ पे जंप है। अगर इसके पहले वाला अगर क्वार्टर चेक करें Q1, तो Q1 में अगर आप लास्ट ईयर के फिगर को देखते हैं तो लगभग 269 करोड़ के इनके वाले सेल्स थे, बढ़ के इस ईयर के Q1 में हुए थे 351 करोड़ के और प्रॉफिट जो है 29 से बढ़ के 47 हुआ है। अभी अगर हम लोग हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो अगर हम लोग ये दोनों को सम कर दें और ये वाला जून और सितंबर का रिसेंट वाले ईयर का अगर सम कर दे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाफ ईयर में कितना जंप है वो हमें दिखाई देगा। तो ये वाला फिगर जो है Q1 प्लस Q2 का प्रॉफिट है जो कि 2021 का है, और ये वाला जो एक 29 प्लस अगर 38 को आप सम करेंगे तो 67 आता है, और 47 और 46 को अगर आप सम करें तो 93 निकलता है। अगर 93 से हम लोग 67 निकाल दें और यहाँ पे अगर मैं 26 को अगर 67 से डिवाइड करो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हाफ ईयर का परफॉर्मेंस रहा है, यानी H1 2020 के कंपैरिजन में H1 2022 में लगभग हमें 39% पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, 38.8 है, तो यहाँ पे लगभग 39% की जंप हमें दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सेकंड एस्पेक्ट को चेक करते हैं, क्या कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ है इसकी वजह से हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 14.8 है, इंडस्ट्री का पी 26.6 है, यानी इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे जो पी वैल्यूएशन है वो कम दिखाई दे रहा है। अगर आप इनके पीयर्स के साथ भी अगर कंपेयर करें, अगर हम लोग पीआई इंडस्ट्रीज़ को छोड़ देते हैं जहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो अदर के साथ अगर कंपेयर करें यहाँ पे सुमितोमो केमिकल्स भी, ये भी थोड़ा सा सेम सेगमेंट में ही ऑपरेट करता है, तो अगर इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे जितने भी पीयर्स आपको दिख रहे हैं ना, देखिए इन सबसे जो है इसका पी मल्टीपल कम ही है, यानी यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई है। रिजल्ट कोई ख़राब नहीं था जिसकी वजह से इसमें डाउनफॉल आना चाहिए था। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे वैल्यूएशन भी कुछ हायर नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे डाउनफॉल आना चाहिए था, लेकिन ये डाउनफॉल क्यों हो रहा है तो इसके रिलेटेड मैंने जो इनकी वाली जो ये होती है मतलब अर्निंग्स कॉल वगैरह होते हैं उसको सुना है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर का भी सुना था, इस क्वार्टर का भी सुना है। तो इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो इसमें मुझे ये पता चला है कि इनका जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है ना वो काफ़ी वीक है। ठीक है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वहाँ पे तीन चीज़ें देखता है, कंपनी का बिजनेस देखता है, कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह कैसे, और मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अभी किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर कोई क्लोजली फॉलो करता है तो ठीक है, उसको पता होगा, क्लोजली नहीं फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इनका जो Q1 के नंबर्स आए थे उसके बाद एक इन्होंने रिजोल्यूशन लाया था, जो इनके वाले जो MD है, ठीक है, जिनका नाम है एक शेट्टी साहब है, तो उनके बेटे है रौनक शेट्टी करके, तो उनके बेटे को जो है ना मतलब जो रिन्यूमरेशन मिलता है यानी जो सैलरी मिलती है ना उसको हाइक करने का प्रपोजल लाया था और वो पास हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनके बेटे को
ऑलरेडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी पोजीशन दे दिया और उसके साथ साथ उनका वाला जो ये है मतलब जो रिन्यूमरेशन है वो भी बढ़ा दिया, तो एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट डालता है। इसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा निगेटिव हो गया था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन ठीक है मतलब ये चीज़ें इंटरनल है, चलती है, मान लेता हूँ मैं, कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है। सेकंड जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, तो जब कोई इन्वेस्टर वगैरह जब मीटिंग करता है ना, तो इनको जो क्वेश्चनिंग पूछी जाती है ना, तो उस क्वेश्चनिंग को जो है ना, ये पर्टिकुलरली जो प्रमोटर वगैरह है ये वाले, मतलब अगर मैं आपको सिंपली बता दूं तो Q2 का जो अर्निंग कॉल था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कंपनी की तरफ से। एक तो रघुराम शेट्टी ने जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनके बेटे रौनक शेट्टी, ठीक है। तो इन दोनों ने ही सिर्फ वो कॉल को ज्वाइन किया था और दोनों आंसर करे थे, और उसमें भी ज़्यादातर आंसर जो है ना मतलब 95% रौनक शेट्टी ने दिए। अभी जो मेन MD है या फिर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ज़्यादातर आंसरिंग करने का, लेकिन वो ऑलरेडी अपने बेटे को उस पोजीशन पे लाना चाहते हैं जहाँ पे वो अकेले बिजनेस वगैरह हैंडल कर ले। इनके वाले जो अनदर प्रमोटर है जिनके पास काफ़ी अच्छा स्टेक है, जिसका नाम है सदाशिव शेट्टी, ठीक है, तो वो तो मुझे इस अर्निंग कॉल्स में कहीं पे नहीं दिखाई दी, Q1 में ना ही Q2 में। तो एक और सेकंड चीज़ आ जाती है, यानी कंपनी जो अर्निंग्स कॉल वगैरह कर रहे हैं सिर्फ उसमें इन दोनों को ही पार्टिसिपेट किया गया, और जो कंपनी के CFO है, कुछ उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन सरनेम उनका बाफना है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए। यानी आप समझ सकते कि एक तरीके से कंपनी को दो लोग ही चला रहे हैं या फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिनारियो जनरेट हो रहा है। अभी ये तो अर्निंग्स कॉल के रिलेटेड हो गया। इसके पहले भी कुछ इन्वेस्टर मीट्स हुई थी जहाँ पे आई बिलीव कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह ने भी पार्टिसिपेट किया था, और कुछ अदर फंड हाउसेस थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने देखा कि मतलब जितने भी जो फंड हाउसेस है उन्होंने कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अभी कंपनी का बिजनेस वगैरह ठीक है, कंपनी की प्लानिंग वगैरह भी ठीक है, बट जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है या फिर जो कंपनी प्रोजेक्ट करना चाहती है वो प्रॉपरली कंपनी पोस्ट नहीं कर पाई है। देखिए, जब सेटिस्फाई होता है जो भी इन्वेस्टर है, जब वो सेटिस्फाई होता है तभी वो पोजीशन बनाता है, वरना पोजीशन नहीं बनाता है, ठीक है। यही चीज़ हमें इंडिकेट करती है इनका वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर इन्वेस्टर होते हैं, FI और DI है, उसमें से जो एक FI है उनका स्टेक तो कांस्टेंट है, बट जो दूसरे FI है, जो इंडिविजुअल FI होते हैं जिनका हो सकता है कुछ लाइक 5 लाख 10 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो, तो उन्होंने अपना पोजीशन कम किया। यहाँ पे देख सकते हैं FI एज वेल एज DI का भी यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, क्वार्टर हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो 38% के आसपास का जंप है कंपेयर टू द लास्ट ईयर, और ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर इनका वाला लो बेस वाला था। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप 2020 के कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था 2021 में, तो ये कोई लो बेस वाला ईयर नहीं था इनके लिए, लेकिन स्टिल जो प्रॉब्लम है वो मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इसके रिलेटेड कुछ वर्क करेगा, ठीक है। इनका वाला प्रॉपर पुअर कनेक्टिविटी लग रहा था जब ये बात कर रहे थे ना, और वो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना जो प्रेजेंट करते ये चीज़ उस टाइम पे, तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये तो चीज़ें हैं कुछ जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताई थी। और इसी अर्निंग्स कॉल में इन्होंने बोला था कि इनका जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो USA में इनको एक पेटेंट मिला है, जिसके रिलेटेड इन्होंने एक जो इनका वाला प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे शिप किया है। तो आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके के रेवेन्यूज़ वगैरह यहाँ पे जनरेट होते हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री Q3 में किस तरीके से आती है। इन्होंने डेफिनेटली कहा है कि Q3 के नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे इनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेनर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत रेक्टिफाई हो रहा है, और इनके जो कस्टमर है वो ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, सो दैट उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इनका अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो लास्ट ईयर में ये लगभग मोर देन 55% का था, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और अगर इस क्वार्टर में देखें तो लेस देन 35 हो गया। यानी इनको ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है कंटेनर शॉर्टेजेस की वजह से तो यहाँ पे डोमेस्टिक में सेल करने पड़े। तो कंपनी अपने जो रिवेन्यू है एज वेल एज प्रॉफिट से वो मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन है ना कंपनी का प्रमोटर्स का वो थोड़ा सा मुझे वीक दिख रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें वीकनेस दिखाई दे रही है शेयर के इसमें, क्योंकि जब डिमांड रहेगी तभी जाके ना उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से प्रोजेक्शन नहीं दे पा रही है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे इस टाइप का वीकनेस हमें इस शेयर प्राइस में दिखाई दे रहा है। अभी इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें इनका वाला परफॉर्मेंस, तो ये एक भी ईयर में यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स कम नहीं हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे हमें अच्छा खासा ही जंप दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इवन इस ईयर की भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें लगभग ऑलरेडी 38% का तो हाफ ईयरली परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। Q3 और Q4 में कंपनी कैसा परफॉर्म कर पाती है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 38-40% का अगर से मेंटेन कर लेती है, जो कि मुझे लग रहा है क्वाइट पॉसिबल है, या हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो थोड़ा बहुत स्लाइटली यहाँ पे
हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब वो 30% अगर मेंटेन कर पाते हैं, जो कि अभी हाफ ईयरली में 38 किया है, और आने वाले अगर Q3 Q4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 30% का जंप दिखाई देती है, तो लगभग ये हो सकता है कि 35 से लेके, या फिर अगर 25 भी यहाँ पे दिखाई दिया तो 30 के ऊपर का जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं, प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ वाई ऑन वाई बेसिस, तो वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और इसके बेसिस पे तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी में होल्ड रहना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है अभी 1-2 क्वार्टर में जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो इन्वेस्टर मीट्स वगैरह कंडक्ट किए, तो यहाँ से ये लोग कुछ सीखेंगे, उसी होप में हमें यहाँ पे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हैं कि हाफ के आसपास है, ठीक है। बहुत सारे इनके जो कंपटीटर है इसके पी मल्टीपल से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2x के इस पे ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी अच्छा खासा रनअप हमें दिखाई दे, बट ये तभी होगा जब ये प्रमोटर वगैरह इसके रिलेटेड नेसेसरी एक्शंस लेंगे। तो आपको जो वीकनेस है वो मैंने ऑलरेडी वीक पॉइंट जो है वो बता दिया है, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे एग्जिट भी ले सकते हैं, डिसीजन आपका रहेगा। मैं इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। 1 साल तक एटलीस्ट मैं देखूंगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर मुझे लॉस में भी निकलना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो डेफिनेटली मैं इसके साथ स्टे रहूँगा। जब कंपनी का मुझे ऐसे लगेगा कि प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है और साथ ही में यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, तब जाके हम लोग एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मेरा स्टांस जो रहेगा वो इसके साथ कंटिन्यू करने वाला ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।